हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे दिन आपने बढ़िया पतंगबाजी, बढ़िया अच्छी अच्छी मिठाइयों का आनंद लेते हुए और त्योहार को मनाया होगा। और एग्जाम चूंकि सर पर है तो भाई हर विद्यार्थी के जीवन की मैं बात करूं, प्रतियोगी परीक्षा के छात्र के जीवन की मैं बात करूं, तो उसका सबसे बड़ा त्योहार उसकी परीक्षा और परीक्षा में सफलता है। तो उसके लिए भी आपको डेडिकेट रहना है। किसी भी दिन के जो अपने टारगेट्स हैं, जो भी आपने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं कि मुझे इस दिन इतना पढ़ना है, वो टारगेट आपका पूरा होना ही चाहिए। इंजॉय अपनी जगह, मेहनत अपनी जगह, ड्यूटी अपनी जगह। ठीक है, तो दोस्तों आज हम साइंस के इंपॉर्टेंट फिर से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये वो क्वेश्चंस है जो सीईटी 12th लेवल को टारगेट करते हुए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस एग्जाम्स को एनालाइज करते हुए आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में ये क्वेश्चंस जरूर आपको काफी फायदा पहुंचाएंगे। सेशन को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आलती पालती मार के आराम से बैठिएगा। काफी प्यारे क्वेश्चंस, काफी शानदार क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात जो है हमारी होने वाली है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है जेनेटिक्स से, आनुवांशिकी। देखिएगा, गलत पहचानना है आपको स्टेटमेंट। पहला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ आपके सामने रखा है। क्या कह रहा है देखिए, जीन शब्द, मैं बता दूं जीन शब्द 1909 में किसने दिया? जॉनसन ने। और याद रखिएगा आनुवांशिकी शब्द, जेनेटिक्स जो शब्द है, जेनेटिक्स के जनक तो मेंडल हैं, लेकिन जेनेटिक्स शब्द का गठन 1905 में किसने किया? बैटसन ने किया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये आप पढ़ेंगे जब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। वहां आप समझेंगे जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। किसी भी जीव का जो बाहरी आउटलुक है, किसी जीव की जो बाहरी आकार आकृति है, या किसी जीव के जो आकारिकीय लक्षण होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, जो बाहर से दिखते हैं, उन्हें उसका लक्षण प्ररूप कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और किसी भी जीव की जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी जीव का जो आनुवांशिकीय संगठन है, जो कि बाहर से नहीं दिखता, वो आपके डीएनए को, जीनों को, गुणसूत्रों को देखने पर ही पता चलता है, वो कहलाता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो शब्द हैं, दोनों आपसे पूछा जा रहा है किसने दिए, तो याद रखिएगा जीनोटाइप फिनोटाइप शब्द जॉनसन ने दिए हैं, बैटसन ने नहीं। ने दिए हैं जॉनसन ने, तो ये गलत हो गया। आनुवांशिकी शब्द बिल्कुल बैटसन ने दिया है। और संयुग्मजी, विषमयुग्मजी, संयुग्मजी क्या होता है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। संयुग्मजी को शुद्ध भी बोलते हैं, है ना। और जो विषमयुग्मजी होता है उसे क्या बोलते हैं? अशुद्ध बोलते हैं। और विषमयुग्मजी में दोनों मेंबर, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये क्या हो गया? विषमयुग्मजी। तो समयुग्मजी, विषमयुग्मजी शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं? बिल्कुल बैटसन के द्वारा। तो इस एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। क्या? जीन शब्द किसने दिया? जॉनसन ने। जेनेटिक शब्द किसने दिया? बैटसन ने। जीनोटाइप फिनोटाइप शब्द किसने दिए हैं? जॉनसन ने। ठीक है, तो जॉनसन से जीन जीनोटाइप, जीन जीनोटाइप जॉनसन, है ना, जी जी जी, जीन जीनोटाइप जॉनसन, कनेक्ट। और जीनोटाइप के साथ फिनोटाइप तो सेट हो ही जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स शब्द जो है वो बैटसन ने दिया है। और आपके समयुग्मजी, विषमयुग्मजी शब्द भी किसने दिए हैं? बैटसन ने दिए हैं। काफी प्यारे क्वेश्चंस के साथ हमारी मुलाकात जो है हो रही है। ठीक है, चलिएगा, बोले कोई दिक्कत यहां तक? मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है हमारे सामने आ रही है। ओके, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल फर्स्ट लॉ? आप जब मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि मेंडल ने 3 नियम जो है वो जेनेटिक्स में दिए हैं। कितने नियम दिए बताइएगा? 3 नियम मेंडल ने जेनेटिक्स में दिए हैं आनुवंशिकता के अंदर। उनको नंबर बाई नंबर ही याद करना पड़ता है। मैं बता देता हूं आपको कि मेंडल का जो पहला नियम है उसे बोला जाता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो दूसरा नियम है मेंडल का, उसको बोला जाता है पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन,
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम। इसी का एक नाम और है युग्मकों की शुद्धता का नियम, द लॉ ऑफ गैमेट प्योरिटी, युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसी को बोला जाता है। और तीसरा जो है, थर्ड लॉ जो है, उसको बोला जाता है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहां से बात समझना कि जो पहला और दूसरा नियम है मेंडल का, कौन सा, पहला और दूसरा, इनका जो आधार है वो क्या है, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण। आपसे पूछा जाए कि मेंडल के पहले या दूसरे में से, दोनों में से किसी का भी पूछा जाए, मेंडल के पहले और दूसरे नियम का आधार क्या था, तो एकल संकर संकरण। और मेंडल के थर्ड लॉ का जो आधार था वो था द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। ठीक है। अब जो प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके अपवाद हैं, फर्स्ट लॉ के अपवाद, पहले नियम के अपवाद हैं दो घटनाएं। कौन कौन सी, एक तो अपूर्ण प्रभाविता, एक सह प्रभाविता। प्रभाविता के नियम की जगह अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता, ये नियम किसके हैं बताओ, ये नियम फर्स्ट लॉ के अपवाद हैं। और जो सहलग्नता की घटना है, ये मेंडल के थर्ड लॉ का अपवाद है, मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है क्या, सहलग्नता। ठीक है। तो आंसर यहां पे क्या बन जाएगा, सी ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कौन सा मेंडल के पहले नियम का अपवाद नहीं है। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, दोनों हो गए आपके। कंप्लीट डोमिनेंस नहीं, इसको एक्चुअली कोडोमिनेंस बोलते हैं, है ना। अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, है ना, ये एक्चुअली पूर्ण नहीं, ये सह प्रभाविता होता है, सह प्रभाविता। ठीक है। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस करिएगा इसको, है ना, क्लियर, याद रखना। ओके, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एमडीटी कार्यक्रम। दोस्तों एमडीटी कार्यक्रम किस रोग के लिए चलाया गया, मैं बता दूं आपको, एमडीटी कार्यक्रम 1981 में चला था और इसका मतलब है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट या मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी का मतलब है बहुआयामी उपचार, क्वेश्चन इसको हिंदी में लिखा था बहुआयामी उपचार। और ये किस रोग के लिए चालू किया गया था, इसमें क्या किया गया था, 3 मेडिसिन एक साथ दी जाती थी रोगी को, 3 मेडिसिन जिनके नाम है क्लोफाजिमिन, रिफेम्सिन एंड डेप्सोन। क्या क्या नाम है, क्लोफाजिमिन पूछ लिया जाता है कई बार, रिफेम्सिन, क्लोफाजिमिन, रिफेम्पिसिन और डेप्सोन। ये 3 जो दवाइयां हैं, इनका मिक्सचर एक साथ दिया जाता था पेशेंट को। और ये किस रोग के लिए दी जाती थी, तो मैंने क्लासरूम में डिस्कस किया है, ये दोस्तों आपके कुष्ठ के लिए दी जाती थी, कोढ़ के लिए दी जाती। और ये कैसा रोग है बताओ, बैक्टीरियल रोग है, जीवाणु रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, लेप्रोसी, है ना। छुआछूत की बीमारी है, बाई टच फैलती है, स्किन पर फफोले पड़ जाते हैं, उनमें से लिक्विड निकलता रहता है, कोई भी गले लगेगा, हाथ में लाएगा, टच करेगा, उसके बीमारी होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, टीबी के उपचार में काम आने वाला एंटीबायोटिक। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बात बताऊं, जैसे मैं छोटा था तो मुझे क्या था साहब, बड़ा गंदा शौक था टीवी देखने का, मूवीज देखने का, आज भी है वो। मैं अपने जीवन में मानता हूं कि मुझे कोई शौक बुरा है तो वो है मूवीज देखना या सिनेमा। ठीक है। तो बचपन में था, घर वालों को पूत के पैर पालने में दिख गए थे, हमारे पापा को समझ में आ गई बात कि यार थोड़ा तो ये डूबेगा पिक्चरों में, शकल ऐसी है नहीं कि ये एक्टर बन जाए, हीरो बन जाए, तो बनना जाना कुछ है नहीं, और ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारे दिन पिक्चरें देखेगा। तो एक दिन क्या किया, हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, तो उसको टीबी हो गई भाई साहब, टीबी। वो हमारे घर टीबी देखने आया करती थी, उसको हो गई टीबी, दिन भर खांसती रहती थी, ऐसे सूख के टटिंगी हो गई। तो एक दिन मेरे पापा ने मेरे को लिया लपेटे में, कोपचे में लेके गए साइड में, बोल देख बेटा इधर आ, वो छोरी है ना अपने पड़ोसियों की, मैं कहा देख ले कितनी बीमार है वो, कितना उसको देख खांसती रहती है दिन भर। मैं कहा पापा बहुत बीमार है बेचारी, पता है उसको क्यों आए, टीबी क्यों हुआ है, टीबी हुई है ना उसको। हाँ हाँ बिल्कुल टीबी हुई है। क्यों हुआ उसको टीबी, अपने घर सारे दिन टीवी देखने आती है, वो टीवी देखती है सारे दिन, आती है ना, जब भी टीवी चलती है वो आ जाती है कि नहीं आ जाती। मैंने कहा बिल्कुल, अरे यार है। तो फिर पापा मुझे बोले कि यार देख ऐसा है, वो बहुत दिन से टीवी देख रही है, उसकी यह हालत, तूने अभी शुरू किया है, तू अभी रोक देगा ना तो तेरे को टीबी नहीं होगी, और लेकिन तू देखता ही रहा अगर ऐसे ही, तो एक दिन तेरे को भी ऐसे ही टीबी हो जाएगी, और ऐसे ही खांस खांस के सत्यानाश हो जाएगा, कोई ब्याह भी नहीं करेगा।
ब्याह को लेके भाई अपन सीरियस थे बचपन से। अच्छा ब्याह नहीं होगा, ब्याह तो नहीं होगा, आज से टीवी बंद। भाई साहब टीवी बिल्कुल छोड़ दिया। 11th क्लास में जब मैं आया बायोलॉजी ली मैंने, तो पहले ही दिन मैडम से पहला यही क्वेश्चन पूछा कि मैडम टीवी देखने से टीवी होती है क्या? तो मैडम बोलो किसने बोला तुमको? पापा ने। तो बोले बेटा पापा खेल गए तुम्हारे साथ। अरे यार उस दिन से मेरे को ना भरोसा नहीं है किसी पे। बाप धोखा दे सकता है आदमी को, जमाने की तो बात ही क्या करे हैं। तो ऐसा मेरा किस्सा है एक टीवी के साथ, तो मैं बताता हूं आपको। देखिए टीबी एक्चुअली ये वो वाली टीबी नहीं है, ये टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, है ना, वो टेलीविजन है। उसमें एबी वाले बी की जगह यूबी वाला बी है ना, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। तो अभी भी अगर आपके घर में कोई आपको बेवकूफ बनाए या आपके घर में छोटे बच्चे हो तो उनको भी समझा दे बेटा वो टीबी अलग है ना। रोगजनक का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना। और जनरली फेफड़ों में होती है, लेकिन टीबी बॉडी के काफी सारे अंगों में हो सकती है। आंतों में टीबी हो सकती है ना, इंटेस्टाइन में बन सकती है, मोस्टली फेफड़ों में। ओके, और जो एंटीबायोटिक इसमें काम में ली जाती है उस एंटीबायोटिक का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, और मैं बता दूं आपको कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये विश्व की सेकंड एंटीबायोटिक है, सेकंड एंटीबायोटिक। और ये जो सेकंड एंटीबायोटिक है इसको बनाया था वॉक्समैन ने। फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम तुरंत याद कीजिए, है ना, टीबी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है। पहली प्रतिजैविक औषधि का नाम, प्रतिजैविक, फर्स्ट प्रतिजैविक का नाम अच्छे से आपको याद होगा पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन किसने बनाई? पेनिसिलिन बनाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। संयोगवश एक खोज हुई थी, बना कुछ और रहे थे, बन कुछ और गया, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम फंगस, पेनिसिलियम कवक की मदद से। ओके, तो टीबी के लिए तो स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखेंगे भाई। ओके, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित को भौतिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करें और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से, मतलब फिजिकल केमिकल चेंज पहचानना है। एक क्वेश्चन पक्का मान लेना, है ना, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में हर पेपर में आया है। ओके, भोजन को पकाना, बिल्कुल मैंने बोला था अगर उबालने की बात करें, सब्जी उबालना बात करें, सब्जी उबालना बात करें तो फिजिकल करोगे, है ना। और सब्जी या खाना पकाना बोले, खाना बनाना पकाना, तो इसको केमिकल करना है ना, ठीक है। इसके बाद बात करें पानी का उबलना, बिल्कुल अवस्था परिवर्तन है, फिजिकल करेंगे। पेड़ों को काटना, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, रिएक्शन नहीं हो रही, फिजिकल करेंगे। पानी नमक में घुल गया, फिजिकल करेंगे। अब क्वेश्चन आता है पानी का नमक में घुलना फिजिकल है, लेकिन वो कहे नमक का पानी में घुलना, है ना, लेकिन वो कहे NaCl को पानी में घोलने पर, NaCl को पानी में घोलने पर आयनीकरण हो जाना, आयोनाइजेशन हो जाना, आयनीकरण, आयनीकरण अगर हो गया तो वहां पे Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, तब इसे क्या करेंगे? केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज बोलेंगे, है ना। तो ये डिफरेंस है, याद रखना। भोजन का पाचन नो डाउट केमिकल है, क्यों? क्योंकि एंजाइमों की सहायता से बड़े अणु छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, है ना। और बर्फ का पिघलना बेटा क्या है? फिजिकल है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा, ठीक है, केवल स्टेट चेंज हो रही है। ओके, तो फिजिकल केमिकल चेंजेस में फंडा सबसे पहला, कोई नया पदार्थ बन रहा है, रिएक्शन हो रही है, देन चेंजेस केमिकल। नया पदार्थ नहीं बन रहा, रिएक्शन नहीं हो रही, फिजिकल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन में कार्य करने वाला उत्प्रेरक। देखिए मैं बता दूं आपको, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उत्पादन है उसकी दो विधियां एनसीईआरटी ने लिखी हैं। एक तो कॉन्टैक्ट विधि, संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और दूसरा जो है उसे बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस। संपर्क विधि में उत्प्रेरक का काम करता है प्लेटिनम चूर्ण, और लेड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करता है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो दोनों का याद रख लीजिएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे? प्लेटिनम पाउडर, प्लेटिनम के टुकड़े यहां पर क्या काम करेंगे? आपके काम करेंगे कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का। समझिए आगे दोस्तों, सीईटी 10+2 आपका आ रहा है फरवरी में। उसके बाद जो आपका एलडीसी का एग्जाम है उसकी प्रक्रिया चालू होगी। तो आप चाहते हैं कि सीईटी 10+2 में अपने कुछ कमजोर टॉपिक्स को मजबूत कर लें, जीके का पोर्शन अच्छे से पढ़ लें, समय है अभी 20-25 दिन का, साथ में आपको उसके बाद एलडीसी पर तुरंत फोकस हो जाना है। तो इसके लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 3000 हमने प्राइस रखी है, लेकिन आप कोड अगर लगाएंगे 2000 ऑफ, 200 OFF 2000 ऑफ, विदाउट स्पेस, ऑल इन कैपिटल, है ना,
तो आपको 2000 के ऑफ के बाद 999 में पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा विद टेस्ट सीरीज एंड विद वीडियोस, लेक्चर्स, पीडीएफ, सब कुछ। टीम आपके सामने है, कंटेंट आपके सामने है, आराम से जो है चेक करें, जज करें, ठीक है। अमोनिया निर्माण की हैवर विधि में उत्प्रेरक का काम कौन करता है? दोस्तों ये एनसीईआरटी की बात करें तो अमोनिया निर्माण की हैवर विधि N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहां पे आयरन उत्प्रेरक के रूप में काम आता है, मॉलिब्डेनम अगर मिला देंगे तो उत्प्रेरक की ताकत बढ़ाएगा, वर्धक, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाएंगे तो उत्प्रेरक की ताकत कम कर देगा, विष। ठीक है, तो तीनों ही बातें सही है ना। उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब आयरन सही है, इंड्यूसर के रूप में, प्रमोटर के रूप में मॉलिब्डेनम सही है, और इनहिबिटर के रूप में आपके क्या सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा? सभी। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है क्लासरूम में, है ना। लोहे के चूर्ण तक तो हर किसी को पता होता है, लेकिन मॉलिब्डेनम और कार्बन मोनोऑक्साइड का हर किसी को पता नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। उत्प्रेरक और क्रिया का गलत मेल छांटिए। दोस्तों जब कैटलिस्ट और एंजाइम पढ़ाया है मैंने, तो उसके पीछे मैंने बाकायदा एक टेबल दी है, उस टेबल में मैंने लिखा है कि कौन सी क्रिया में कौन सा उत्प्रेरक है। देखिएगा, क्लोरीन गैस निर्माण की विधि का नाम है डीकेन विधि, और डीकेन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 आपके उत्प्रेरक है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण का जो लेड चेंबर्स प्रोसेस है उसमें हमने नाइट्रोजन पढ़ा ही, ठीक है। और ईथर से शराब बनाते हैं, ईथर से अल्कोहल बनाते हैं, तो वहां पे गर्म एल्यूमिना काम में आता है। तीनों ही सही है, तो आंसर बन गया आपका नन ऑफ दीज, तीनों ही सही है। देने का रीजन यही है कि आप क्वेश्चंस के थ्रू मैक्सिमम, जैसे अमोनिया निर्माण की हैवर विधि मैंने आपको याद करवा दी, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की कॉन्टैक्ट प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस याद करवा दी मैंने आपको, ठीक है। साथ में मैंने आपको क्लोरीन गैस निर्माण की डीकेन विधि भी याद करवा दी है, यहाँ पे ईथर से शराब बनाने का प्रोसेस भी बता दिया है, और वनस्पति तेल से वनस्पति घी, ये और याद कर लो, ये भी पूछा जाता है। वनस्पति तेलों की क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाते हैं तो वनस्पति घी बनता है। इस क्रिया में उत्प्रेरक निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम काम में आता है, सबसे ज्यादा निकिल काम में आता है, और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल होते हैं, उनके बारे में बता दूं मैं आपको कि वनस्पति तेल जो होते हैं वो असंतृप्त होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त वो होंगे हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसको अगर आपको संतृप्त करना है, सिंगल बॉन्ड में बदलना है, तो यहां पे हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब बंद बनते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाते हैं। ओके, तो यहां पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे तो संतृप्त बन जाएगा। संतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो कई बार ये भी आ जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए क्या किया जाता है? हाइड्रोजनेशन किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, और वहां पर निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम का जो है क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बोलिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतना मुझे आप क्या करिएगा, एक बार इतना मुझे एक बार क्लियर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं, है ना। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? देखिए, मोनोसैकेराइड जिसमें एकल अणु होता है शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का, डाइसैकेराइड जिसमें दो होते हैं, और पॉलीसैकेराइड जिसमें 10 से ज्यादा होते हैं। सेलुलोज ये ग्लूकोज का बहुलक है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर है, नाम ही पॉलीमर है तो इसका मतलब बहुत सारे होंगे। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, और स्टार्च अगर होगा तो ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज तीनों पॉलीमर है। पॉलीमर में बिल्कुल विशाल श्रृंखला होती है, बट सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, नॉट पॉलीसैकेराइड। क्यों? क्योंकि सुक्रोज किससे बना है? एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज, दो अणुओं से मिलकर बना है, और दो अणुओं से मिलकर बना है, दैट्स वाई ये क्या है? डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड नहीं है। ठीक है, तो सुक्रोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है? डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, है ना। अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो ग्लूकोज हो गया, है ना, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ये 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड है, 6 कार्बन वाले, है ना। राइबोज हो गया, ये कितने कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला। इरिथ्रोज हो गया, कितने कार्बन वाला? 4 कार्बन वाला।
ठीक है। तो ये एकल एकल अणु के मोनोसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और आपके कौन कौन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ओके, तो याद रखना है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डाइसेकेराइड, और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज, है ना, ये सब क्या है, मोनोसेकेराइड है। अब इनमें भी 6 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले, उस हिसाब से सेट किया जाता है। क्वेश्चन अगला, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? पहली बात तो इंसुलिन बता दूं बीटा सेल से निकलता है। कहां पर? अग्नाशय ग्रंथि में, पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज, अग्नाशय। और इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। लेकिन कभी कभी इंसुलिन खुद कम हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन खुद कम हो जाता है तो ब्लड शुगर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ब्लड शुगर बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस को क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। ठीक है, और शुगर की बीमारी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि इंसुलिन के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर इंसुलिन के अंदर जिंक मेटल पाया जाता है ना। याद रखिएगा विशेष तौर पर इंसुलिन के अंदर क्या पाया जाता है, जिंक मेटल आपका पाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हैं आगे, समझते हैं। देखिएगा अगला आपका क्वेश्चन है, नेत्रोत्सेंधी घेंगा रोग। देखिए डिजीज हमारे सिलेबस में, दैट्स वाई हमें थोड़ा सा कनेक्ट रहना पड़ता है कि नेत्रोत्सेंधी घेंगा, इसको बोला जाता है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। एक्चुअली ये घेंगा, देखो एक वर्ड तो आता है घेंगा, जिसे बोलते हैं गोइटर। इसमें क्या हो जाता है, इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। फूल कब होता है ये, जब आयोडीन की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, और आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, तब होता है। लेकिन ये जो एक्सोप्थेलेमिक गोइटर है, इसके बारे में बात करूं तो इसमें नेत्र जो होते हैं वो नेत्र गोलक से बाहर निकल जाते हैं, नेत्र आई कोटर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब समझना कि जो आंखें है ना वो ऐसे बाहर निकली हुई जाती है, एकदम डरावना सा लुक आ जाता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में होता है थायरोक्सिन की अधिकता से, है ना। तो थायरोक्सिन की कमी से तो होता है घेंगा नॉर्मल, और थायरोक्सिन की अधिकता होती है तो कौन सा होता है, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर होता है, नेत्रोत्सेंधी घेंगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चले आगे देखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस, उदक मेह हार्मोन की बात चल रही है। देखो मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं, डायबिटीज हैज 2 टाइप्स। डायबिटीज 2 प्रकार का है, मेलिटस और इंसिपिडस। डायबिटीज जो मेलिटस है इसका एक नाम और है, हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। और डायबिटीज इंसिपिडस का जो नाम है वो है उदक मेह, है ना। डायबिटीज मेलिटस में मूत्र में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और इंसिपिडस में मूत्र में वाटर का लेवल बढ़ जाता है। ये होता है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी, इंसुलिन कहां से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से, पैंक्रियाज से, है ना। और ये जो आपका होता है ये एडीएच की कमी से होता है, एडीएच की कमी। और एडीएच हार्मोन कहां से निकलता है, पश्च पीयूष से। पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग होता है उससे एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है ना। इसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, प्रतिमूत्रल हार्मोन भी बोलते हैं। प्रतिमूत्रल हार्मोन मूत्र में जल को कम करता है, इसी को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। मूत्र में जल को कम करता है, लेकिन खुद ही अगर कम हो गया तो मूत्र में जल की मात्रा बच्चों क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो ये याद रखिएगा किसके कारण, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के कारण जो है, पीयूष ग्रंथि में जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, एडीएच हार्मोन है, उसकी कमी के कारण आपको क्या देखने को मिलता है, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, उदक मेह। बाजरे में हरित बाली रोग, देखिए डिजीजेस हैं सिलेबस में, दैट्स वाई थोड़ा सा कनेक्ट किया है। इसके अलावा इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वहां पे आपको बाजरा, गेहूं, दलहन, तिलहन सारी फसलें पढ़नी पड़ती है थोड़ी थोड़ी। तो बाजरे में जो बीमारी है जिसको हरित बाली बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीन ईयर डिजीज, ये किसके कारण होती है, फंगस के कारण होती है। बैक्टीरिया के कारण फेमस रोग में याद रखना है सिट्रस कैंसर, नींबू में, नींबू संतरे में सिट्रस कैंसर। वायरस के कारण बात करूं तो मोजैक रोग, तंबाकू मोजैक, बनाना मोजैक, येलो मोजैक, भिंडी मोजैक। मोजैक रोग किसके कारण,
वायरस के कारण। और फंगस के कारण अगर मैं बात करूं तो गन्ना, फंगस के कारण मैं बात करूं तो गन्ना, गन्ने में कौन सा रोग होता है, रेड रोट। आलू, आलू के अंदर दो प्रकार की बीमारियां होती हैं कवक के कारण, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट। पछेती अंगमारी, अगेती अंगमारी रोग, ठीक है। बाजरा, बाजरे में तो आपको पता ही है हरित बाली रोग, हरित बाली। गेहूं के अंदर, गेहूं के अंदर श्वेत किट रोग, श्वेत किट रोग, व्हाइट रस्ट डिजीज। सरसों में किट रोग, सरसों में किट रोग। तो ये किसके कारण होते हैं, सब फंगस के कारण होते हैं, सब कवकों के कारण होते हैं, याद रखने वाली बात है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। वह पादप जिसमें लिनोलिलिक, लिनोनिलिक असंतृप्त वसी अम्ल, इसी का दूसरा नाम है ओमेगा 3, है ना। और ओमेगा 3 हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। साथ में साथ ये आपके जॉइंट पेन के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है बॉडी में। तो ये पाया जाता है अलसी में सबसे ज्यादा। और ये क्वेश्चन कहां आया था, उठा के देख लेना, आरएएस प्री 2016 में आया था। आरएएस प्री 2016 का प्रश्न है, लिनोलिनिक एसिड सबसे ज्यादा अलसी में, फ्लैक्सीड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके तेल को गर्म करके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके तेल को गर्म करेंगे, पानी में डालेंगे और पीओपी की तरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह जो टाइल्स और होती हैं, जो शीशे होते हैं, उनको जोड़ने के लिए घोल बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये सफोला, जो सैफलोवर का ऑयल होता है, कुसुम का जो तेल होता है, उसकी विशेषता है। कुसुम के तेल को गर्म करके पानी में डालेंगे तो इस प्रकार का चिपचिपा सब्सटेंस क्रिएट होता है, उससे आप टाइल्स को, कांच को आदि को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, है ना, उसके लिए काम में लिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप वायुरोधक और मृदा अपरदन रोधी है। वायुरोधक का मतलब है ऐसा झुरमुट टाइप बना लेता है कि हवा की जो गति है उसको बढ़ने से रोकता है, ठीक है। साथ में साथ मिट्टी का कटाव रोकता है, जड़ें इस प्रकार से गहरी होती हैं और जमीन में स्थिरता इतनी मजबूत होती है। तो ये याद रखिएगा, अरहर, है ना, जो दाल होती है अरहर के बारे में सुना होगा आपने। अरहर के अंदर एक विशेषता है कि वो वायुरोधक, साथ में मृदा अपरदन रोधी का काम करता है, एकदम घना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चंस। इमारती काष्ठ पादप के किस भाग से प्राप्त होती है, सुनिए, इमारती काष्ठ का मतलब होता है टिम्बर, जैसे पीपल है, सांगवान है, शहतूत है, ये इमारती काष्ठ वाले पादप हैं। इनसे क्या होता है, बिल्डिंग्स के फर्नीचर काम आते हैं, बिल्डिंग्स के फर्नीचर बनाए जाते हैं। और पादप के अंदर विशेष रूप से जो इमारती काष्ठ वाले पादप हैं, उनमें तृतीयक जाइलम, उनमें टर्शरी जाइलम पाया जाता है विशेष रूप से। और ये टर्शरी जाइलम का उपयोग ही अधिकांशतः किसके रूप में करते हैं, इमारती काष्ठ के रूप में करते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है, और ये वो क्वेश्चन है जिस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में अगर आ गए तो भाई साहब सुपड़ा साफ है, अच्छे अच्छे बच्चे नहीं झेल पाएंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी फल से प्राप्त नहीं होती, फ्रूट से। देखिए याद रखना, फ्रूट का मतलब होता है दैट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, ओवरी से जिसका विकास हुआ हो, अंडाशय से जिसका विकास हुआ हो, अंडाशय से जिसका विकास होता है उसे फल कहते हैं। अब जनरली हमारी जो लैंग्वेज है या हमारा जो कल्चर है, उसमें हम जो मीठे लगते हैं खाने पर उन्हें फल कहते हैं, और जिनकी तरकारीदार और जिनकी जो है कह सकते हैं तीखी सब्जियां बनाई जाती हैं, उनको हम वेजिटेबल्स मानते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स भी साइंटिफिकली फ्रूट हो सकती हैं। टमाटर वेजिटेबल है बट वो फ्रूट है साइंटिफिकली, क्योंकि वो किससे डेवलप हुआ है, वो ओवरी से डेवलप हुआ है। भिंडी है, मिर्च है, ये सब्जियां हैं, तीखे होते हैं, फल नहीं मानते, हम नहीं मानते फ्रूट, लेकिन साइंटिफिकली वो फ्रूट है, फल है, क्योंकि उनका निर्माण किससे हुआ है, अंडाशय से हुआ है, ओवरी से हुआ है, ठीक है। सेब जो आप खा रहे हो, एप्पल, वो ट्रू फ्रूट नहीं है, वो फाल्स फ्रूट है, ठीक है। सेब के अंदर आप जो जनरली फल का निर्माण किससे होता है, मैंने बोला अंडाशय से, ओवरी से, लेकिन सेब में जो आप खा रहे हो वो अंडाशय से नहीं बना है, वो पुष्प के नीचे, फ्लावर के नीचे एक बेस होता है जिसे बोलते हैं थैलेमस पुष्पासन, उससे होता है, उसको खा रहे हो आप, ठीक है। तो ये कई ऐसे भी हैं जो हम फ्रूट मानते हैं बट वो साइंटिफिकली फ्रूट नहीं होते, और कई ऐसे भी जिन्हें हम फ्रूट नहीं मानते और साइंटिफिकली फ्रूट होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, टमाटर फ्रूट है, भिंडी फ्रूट है, अंडाशय से डेवलप होता है, बैंगन फ्रूट है। अब अरबी, अरबी को हम सब्जी मानते हैं बट इट इज नॉट फ्रूट। अरबी जो है वो क्या है, स्टेम है, अंडरग्राउंड, भूमिगत तना है। अरबी क्या है, भूमिगत तना है। आलू को सब्जी मानते हो, आलू भूमिगत तना है, ठीक है। आलू, प्याज,
लहसुन, हल्दी, अदरक, क्या है ये सब? ये भूमिगत तने हैं, है ना। अब इनको हम मानते तो सब्जियां हैं, लेकिन ये क्या है? स्टेम्स है, फ्रूट नहीं है। ठीक है, तो याद रखना ये कंफ्यूजन जो है होता है पेपर में। निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ से रेसरपीन, रेसरपीन दोस्तों, रेसरपीन जो मेडिसिन है ये हाई बीपी को कंट्रोल करने में काम में ली जाती है, कंट्रोल। अब रेसरपीन का कनेक्शन है दोस्तों सर्पगंधा से। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटाइना, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना। ये आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन किस टॉपिक के हैं? ये क्वेश्चन उस टॉपिक के हैं जिसको अधिकांश विद्यार्थी छोड़कर जाता है पेपर में। पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, है ना, और मोती, ये सब आपके जंतुओं के आर्थिक महत्व है। पादपों के आर्थिक महत्व में दलहन, तिलहन, खाद्यान्न फसलें, इमारती काष्ठें, शुगर देने वाली फसलें, ये सब। ओके, तो याद रखना है सर्पेंटाइना और रेसरपीन, सरपीन सर्पेंटाइना, सरपीन सर्पेंटाइना कनेक्ट, सर्पगंधा, है ना। क्लियर हुई बात यहां तक? आगे बात होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पादप और ड्रग का मिलान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको। देखो, अफीम, ओपियम, अफीम से स्मैक बनती है, हेरोइन बनता है, मॉर्फिन बनती है, कोडीन बनती है, बट एट्रोपिन नहीं बनती। एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से बनती है, एट्रोपा बेलाडोना, है ना। और एट्रोपिन का उपयोग किया जाता है आंखों की पुतलियां खोलने में, आंख की पुतलियां फैलाने में, पुतलियां फैलाने में। इंग्लिश में आएगा प्यूपिल एक्सपेंशन, प्यूपिल एक्सपेंशन। हमारी जो पुतलियां होती हैं उनको फैलाने में प्रयोग में लिया जाता है एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपिन। ठीक है, भांग से बिल्कुल चरस बनता है, गांजा बनता है, मैरिजुआना बहुत आता है पेपर में, और हजीज, ये किससे बनते हैं? भांग से। अफीम का याद रखना, अफीम का फ्रूट, अफीम के फ्रूट से प्राप्त होती है। भांग की मैं बात करूं तो भांग की लीव्स, भांग की पत्तियां जो होती हैं उनसे विशेष रूप से आपको क्या मिलता है? ये आपको ड्रग्स मिलती हैं। कोका प्लांट, इससे कोकेन प्राप्त होता है। ठीक है, कोकेन, तो कोका, इरिथ्रोजाइलम कोका, क्या बोलते हैं? कोकेन का पादप है, कोकीन या कोकेन, इरिथ्रोजाइलम कोका। और क्लोरोक्वीन, याद रखना कुनैन बोलते हैं इसको, और कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। और कुनैन का उपयोग किसमें किया जाता है? मलेरिया के ट्रीटमेंट में, है ना, मलेरिया ट्रीटमेंट में। तो क्वेश्चन देखिए, स्मैक, हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन अफीम के फल से प्राप्त होते हैं। एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होता है। भांग का जो पादप है कैनेबिस, उसकी पत्तियों से चरस, गांजा, मैरिजुआना, हशीश प्राप्त होते हैं। कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका, उससे आपको प्राप्त होता है क्या? कोकेन, है ना। और सिनकोना की छाल से आपको क्लोरोक्वीन देखने को मिलता है, जिसे कोनेन कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, साइंस की तैयारी के लिए रामबाण बैच, ये वो बैच है जिससे आप स्टेट का, सेंटर का कोई भी एग्जाम दीजिए, पीएचडी लेवल तक आप विज्ञान में मैक्सिमम स्कोर पाओगे, वादा है। बाइलिंगुअल कंटेंट, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट जूलॉजी, कंप्लीट बॉटनी, नैनोटेक, बायोटेक, स्पेस टेक, डिफेंस टेक, एनवायरमेंट, पूरा विद कंप्लीट डिटेल्स, विद पीडीएफ्स, है ना। बाइलिंगुअल पीडीएफ्स के साथ ये आपको मिलेगा। बीपीएससी दीजिए, बिहार पीएससी, बिहार पीएससी 63, 64, 65, 66, आप पेपर उठा के देख लेना, एक एक क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, तो बीपीएससी उठाइए आप, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, राजस्थान में आप आरएएस दीजिए, आरएएस का प्री निकालिए आराम से, कोई टेंशन नहीं, है ना। पटवारी दीजिए राजस्थान में, एलडीसी दीजिए, स्टेनोग्राफर दीजिए आप। ठीक है, रेलवेज दीजिए, रेलवे का एएलपी दो, टेक्नीशियन दो, है ना, और गुड्स गार्ड का दो, आरपीएफ दो, टीटी दो, जिसमें भी साइंस आ रही है। ये वो बैच है जिसका नाम इसीलिए सोचकर रखा है, दैट इज द मैक्सिमम डिटेल्ड बैच। हर टॉपिक मिलेगा आपको। तो विज्ञान आपको हर एग्जाम के लिए बार बार नहीं पढ़नी, एक बार पढ़िए, उसके बाद जब जिस एग्जाम में जो जो टॉपिक सिलेबस में उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, खेल खत्म, टाटा बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, तो ये जो हमारा कोर्स है इस पर 60% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 60% डिस्काउंट आपको ओनली 20 जनवरी तक जो है देखने को मिल रहा है। इंक्वायरी नंबर्स दिए गए हैं, और ये स्पेशल साइंस का कोर्स है किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्रिकेट का बल्ला किस लकड़ी का बना होता है दोस्तों? क्रिकेट का बल्ला बना होता है बिल्लो का। किसका बना होता है? बिल्लो की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, आपके नोट्स में भी डाली हुई चीजें है ना। क्लियर? चलो, क्रिकेट का बैट बिल्लो का बना होता है। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता, भाई परमाणु 12 है तो ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम किस में आता है? ग्रुप 2 में, और ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या होगी? 2। तो क्या बनेगा आंसर? 2 बनेगा। ऐसे नहीं मानो तो लिख लो 1s2,
2s2, 2p6, 3s2। पहली कक्षा में कितने हो गए? 2। दूसरी में 8 और तीसरी में कितने बच गए? 2। तो सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं? वैलेंसी, है ना। तो हो गए आपके 2। आगे देखिए, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, विजुअल लाइट। दोस्तों विजुअल लाइट में कौन कौन आता है? विबग्योर, बेनी, आहा, पीनाला। विबग्योर, बेनी, आहा, पीनाला, है ना। ये हो गया बैंगनी, वायलेट, और ये हो गया आपका रेड। अगर आप दोनों की बात करते हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में बात कहें तो 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, है ना। अब कई बार इसको नैनोमीटर में 400 से 700 nm भी बोल दिया जाता है, ठीक है। 400 से 700 भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, है ना। क्लियर, ठीक है, डन। आगे बात करते हैं। ए और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों की संतान के ब्लड ग्रुप। देखो ए जो होता है उसको लिखेंगे आप, मैंने बताया था ए के लिए आपको क्या लिखना है? ए के लिए आपको लिखना है IA I0, है ना। ए बी के लिए क्या लिखना है? IAIB। अब आपको सबको एक दूसरे से मल्टीपल करवाना है, ठीक है। सबको, इसको इससे करवाइए, फिर इससे करवाइए, इसको इससे करवाइए, फिर इससे करवाइए। सबसे पहले ये लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखोगे क्या? IAIA, कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए हो गया। उसके बाद लिखोगे IAIB, कौन सा हो गया? AB। यहां लिखोगे I0IA, क्या हो गया? A। और यहां हो गया I0IB, कौन सा हो गया? B। ठीक है, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना बन रही है यहां पे देख लीजिएगा दोस्तों। 2 तो बन रहे हैं A, एक बन रहा है B, एक बन रहा है AB। तो AB की संभावना यहां पर बनकर आ रही है, O की संभावना 0% है, ठीक है। ये मैं सिखा चुका हूं आपको क्लासरूम में। डन है बच्चों, चलेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। 3Fe प्लस 4H2, वेरी गुड, बैलेंसिंग। 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू FeXOY प्लस 4H2। देखो अब समझो दोस्तों, 3Fe, Fe 3 है तो यहां पे Fe कितने करने पड़ेंगे? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो यहां ऑक्सीजन कितने पड़ने पड़ेंगे? 4। हाइड्रोजन 4 दूना 8, 4 दूना 8, बैलेंस। तो आंसर क्या बनेगा? 3 4। दोनों तरफ बराबर करना होता है आपको, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा 3 4, बैलेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण के लिए क्या गलत है? ऑक्सीडेशन। दोस्तों ऑक्सीडेशन में आपको बताया गया था कि अगर ऑक्सीजन जुड़े या ऑक्सीजन जैसा कोई एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणी तत्व जुड़े तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। पहले देखिए, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन की हानि हो, बिल्कुल करेक्ट है। धन विद्युती तत्व की हानि हो, बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीकरण अंक में कमी नहीं, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि अगर होगी, यानी प्लस चार्ज अगर बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, पर तो अपचयन होगा। तो आंसर क्या हो गया अपना? डी। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट होगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं, है ना, पढ़ाया हुआ है। A2O3, वेरी गुड वेरी गुड। A2O3 प्लस 2B इज इक्वल टू B2O3 प्लस 2A। अब ये एग्जामिनर कह रहा है इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? A ज्यादा क्रियाशील है, B ज्यादा क्रियाशील है, दोनों बराबर है। अब देखो समझो, ये B, मैंने क्या बोला? A और O की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। B जो था ना, उसकी नजर थी किसके ऊपर? O के ऊपर। B चाहता था कि A को हटा के मैं O से जुड़ जाऊं, तो उसने क्या किया? उसने O के चारों तरफ मंडराना चालू किया, अपनी क्वालिटी दिखानी चालू की, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, एकदम जमजमाजम, है ना, क्लियर। और O को धीरे धीरे करके पसंद आ गया और O जो है उसने B से दोस्ती कर ली। A क्या हो गया? बेचारा अकेला रह गया। इसका मतलब है B इज मोर रिएक्टिव, है ना। ये विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ाया था कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने स्थान छोड़ दिया था? चलिए, मेंडलीफ ने दोस्तों 4 स्पेशली स्थान छोड़े थे। ए का बोरोन, ए का सिलिकॉन, ए का एल्यूमिनियम और ए का मैग्नीज। ये 4 नाम दिए थे पहले मेंडलीफ ने। ए का बोरोन की जगह स्कैंडियम आ गया, ए का सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम आ गया, ए का एल्यूमिनियम की जगह गैलियम आ गया और ए का मैग्नीज की जगह टेक्नीशियम आ गया, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा मिल रहा है इनमें से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, है ना।
जर्मेनियम ए का सिलिकॉन नाम था पहले मेंडलीफ ने जब नाम रखा। ओके, नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों वायु के साथ वही रिएक्ट नहीं करेगा जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, जो कम क्रियाशील होंगे। और कम क्रियाशील 3 धातुओं में आपके पास है सोना, प्लेटिनम और चांदी। चांदी फिर भी एयर के साथ कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, बट सोना प्लेटिनम महंगे इसीलिए हैं क्योंकि ये क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव है ना, इसीलिए सोने पर क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता। ठीक है, इसीलिए सोने पर रस्टिंग नहीं होती, हजारों साल पुराना सोना भी चमकता हुआ निकलेगा, इसीलिए कीमत है। ठीक है, चांदी काली पड़ जाती है इसलिए कम कीमत है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक धातु है MX, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाती है, M तथा X2 गैस बनती है। M का प्रयोग आभूषण में करते हैं, जबकि X2 गैस का प्रयोग व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, है ना, और ये कब बनता है, जब CaOH का होल ट्वाइस। व्यंजक चूर्ण कब बनता है बच्चों, व्यंजक चूर्ण तब बनता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा पानी, चूने क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है। यानी ये जो आप X2 गैस की बात कर रहे हो, ये X2 गैस, ये तो क्लोरीन है, ये तो कंफर्म हो गया, है ना। अब ये कह रहा है कि लवण MX अपघटित होता है, M और क्या बनती है, Cl2 बन रही है। इसका मतलब MX जो था उसमें X का मतलब क्या है, Cl है। अब M का प्रयोग आभूषण बनाने में, तो भाई लोहे का प्रयोग करते हैं क्या आभूषण बनाने में, सोडियम का करते हैं क्या, चांदी का करते हैं। इसका मतलब AgCl कंपाउंड था, ठीक है, 2AgCl था, ये अपघटित हुआ, 2Ag बन गया, साथ में Cl2 गैस बन गई। इस Cl2 को आपने, है ना, किससे रिएक्ट करवा दिया, चूने के पानी में प्रवाहित करवा दिया, तो विरंजक चूर्ण बन गया। ये लो साहब, सेम बात हो गई। तो याद रखना धातु का नाम है क्या, Ag, और X का मतलब है Al, और कंपाउंड का नाम है AgCl, गैस का नाम क्या है, क्लोरीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं जहां तक मानता हूं बड़ा प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए सामने रखा है। ठीक है बच्चों, आगे परीक्षा प्रो, राजस्थान में हाईकोर्ट LDC, राजस्थान पुलिस, आपके RSM SSB LDC, CET SSC रेलवे एग्जाम, इन सब की प्रिपरेशन के लिए परीक्षा एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो सारी टेस्ट सीरीज आपको स्टेट और सेंट्रल लेवल हम आपको 499 पर ईयर के हिसाब से दे रहे हैं पूरे साल भर का, लेकिन उसमें भी आप RJ40 कोड लगा देंगे तो 40% डिस्काउंट के बाद 299 में सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, साथ में दोस्तों हमारी YouTube क्लास का शेड्यूल, आज की क्लास में रैपिड फास्ट वर्जन में आपको जो है 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रियल में बहुत शानदार क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूं त्योहार अच्छा मनाया होगा, आप तैयारी भी अच्छी हो गई होगी, और एक सफल दिन के साथ एंजॉयमेंट प्लस पढ़ाई, है ना, उसके साथ जो आराम से अब अपनी जो है नींद पूरी कीजिएगा। ठीक है, आगे आपसे बात नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।